नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है। डेवलपमेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है ये किस चीज़ का हिस्सा है? तो ये सामाजिक विकास से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बच्चे की जो है बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे बी आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बच्चा राजू जिसका नाम है वो शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस जो है आयाम में राजू के पिछड़े की चिंता हो सकती है? तो देखिए वो शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। तो देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये तो हम सबको पता है। जब तक शरीर जो है हेल्दी नहीं होगा, पोषण युक्त नहीं होगा, पोषण से भरा नहीं होगा, है ना, तो जो है आपकी जो है सोचने की जो है समझने की जो क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं छीड़ होगी, कमज़ोर होगी। तो संवेगात्मक विकास की हमें चिंता हो सकती है, जहाँ पे बच्चा बिना बात के जो है चिड़चिड़ा हो सकता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकता है ना, उदास हो सकता है। बहुत सारी संवेग जो है भावनाओं का जो है उसके अंदर विकास हो सकता है। उसका स्वस्थ शरीर नहीं है तो उसका बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध होगा, रुकेगा, ज्ञान में बाधा आएगी, सीखने समझने की जो है क्षमता जो है कमज़ोर होगी। उसके साथ शारीरिक विकास उसके सामाजिक विकास को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों ही आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं भी कुछ हूं आदि जैसी प्रबल भावनाएं जो है बालक के विकास में किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, मेरा कोई वजूद नहीं है, इस तरीके से जो भावनाएं जो विचार होते हैं, ये जो विचार आते हैं, ये आमतौर पे किशोरावस्था की जो है होती है। अगर हम इसकी बात करें तो 13 से अधिक साल की जो है उम्र होती है वो किशोरावस्था, जिसे कहते हैं एडोलेसेंस एज। इसी एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का अवस्था भी कहता है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किसने कहा था? स्टैनले ने जो है ये कथन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक मानसिक सब कुछ जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो असमंजस में रहता है कि करूँ तो क्या करूँ, ये क्या करें, ये कैसा है, वो कैसा ऐसा है। हीरोइज्म की भावना होती है सबके बीच में, जो है एक एक चाहता है कि सब लोग उसे ही देखें, उसे ही समझें, उसे ही जो है उसी की तरह जो है कहें कि अरे मैं तो इसकी तरह बनना चाहता हूँ छोटे। तो इस तरीके से तो किशोरावस्था की जो है ये मतलब उदाहरण होगा जो क्वेश्चन में था। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। मानव विकास के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं। ये विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अब यहाँ पे बोल रहा है कि मानव विकास, जब ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू होता है तो अगर किसी क्षेत्र में कोई कमी है, मान लीजिए बच्चे के शारीरिक विकास में कोई कमी है, तो वो शारीरिक विकास कहीं ना कहीं बच्चे के दूसरे विकास को भी प्रभावित करेगी। शारीरिक विकास जो है हो सकता है उसके बौद्धिक विकास को प्रभावित करे, उसके भावनात्मक विकास को प्रभावित करे, उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करे, उसके नैतिक विकास को प्रभावित करे। तो ये सारी कमियां को जो है बाधक होती। तो ये जो दोनों एक दूसरे से क्या होता है, ये परस्पर संबंध है। यहाँ पे एक दूसरे से, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर एक में कमी है तो कहीं कहीं ना कहीं जो है वो दूसरी चीज़ को प्रभावित करे। जैसे मान लीजिए अगर किसी की बच्चे के हेरिडिटी में आनुवांशिक जो है खूबियों में कमी है, तो उसको उसका जो इन्वायरमेंट चाहे जितना हो, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार यदि कोई बच्चा केवल सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है तो वो किस अवस्था में? अब यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग जिसने सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और कितने चरण दिए थे? 3 चरण दिए थे। और प्रत्येक चरण के, मान लीजिए प्रत्येक चरण के उसके 2 उपचरण भी थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 इस चरण और 6 उपचरण थे, ठीक है। अब हमें ये पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए।
कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो पहला जो चरण था वो प्री कन्वेंशनल लेवल था, दूसरा कन्वेंशनल लेवल था, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल था। तो यहाँ प्री कन्वेंशनल लेवल जो कि पहला चरण है, जहाँ पे बच्चे में जो खूबियाँ होती है उसमें नैतिक विकास होता ही नहीं है, बच्चे में नैतिक खूबियाँ होती नहीं। जो भी नैतिकता के मानक पालन करता है वो बाहर से, मतलब मम्मी पापा ने कहा कि शैतानी नहीं करना है तो वो ये बात समझेगा कि मम्मी ने कहा है, नहीं तो अगर मैंने शैतानी की तो मुझे मम्मी जो है मारेगी, डांटेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरी अवस्था में क्या होता है, बच्चा नैतिक नियमों का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि समाज में ऐसे नियम बनाए गए हैं। ठीक है। दूसरों के घर जाना है तो तमीज से बैठा करो, है ना, ज़्यादा जो है इधर उधर नहीं, किसी ने कुछ खाने को दिया तो धीरे धीरे खाया करो, ऐसे कुछ मैनर्सफुल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है, तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना है, ये जुड़ा हुआ है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास से। ठीक है। और ये कौन सा स्टेज है, दूसरा चरण है। दूसरा चरण है जिसे हम कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। कन्वेंशनल लेवल के जो दो उपचरण है, पहला उपचरण है अच्छा बालक, अच्छी अच्छी लड़की जो है अभिविन्यास, मतलब यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के आधार पर जो है बच्चा जो है कार्य करता है। उसके बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करता है। ठीक है। और उनमें अगर कोई कमी भी होती है तो उसको बदलने की भी कोशिश करता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही होगा। दंड और पालन, आज्ञा पालन जो है ये पहला चरण है, पहला चरण है। ठीक है। यहाँ पे बच्चा दंड से बचने के लिए जो है माता पिता या किसी की भी कहना मानता है, बात मानता है। ठीक है। अगर एक बच्चा चांद को देखकर कहता है कि चांद मेरा पीछा कर रहा है, तो ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? अब देखिए, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के तहत कितने चरण दिए थे, 4 चरण दिए थे। पहला चरण था संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों अवस्थाएं क्रम से, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि चांद को देख करके वो मेरा पीछा कर रहा है, मतलब वो ऐसा मानता है कि वो ऐसा मान रहा है कि चांद में जो है जीवन है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत कार्य कर रहा है वो है जीववाद का सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पे बी से जुड़ा हुआ है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा जो है किसी भी निर्जीव चीज को सजीव मान करके जो है चलता है, निर्जीव चीज को सजीव मान करके, जैसे अक्सर जैसे ये स्टेज कौन सा है, 2 से 7 वर्ष की स्टेज है, 2 से 7 6 वर्ष तक मान लीजिए। ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होगा, इस अवस्था में बच्चे में तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा संरक्षण के जो है सिद्धांत को नहीं समझ पाता, रिवर्सिबिलिटी सिद्धांत को नहीं समझ पाता है ना, विश्लेषणात्मक जो है चीज़ों को तोड़ तोड़ करके जो है विश्लेषण करना, ये सिद्धांत को नहीं समझ पाता। जीववाद के सिद्धांत को समझता है कि भाई हर चीज़ में जो है जीवन होता है, ये मान के हर निर्जीव वस्तु में भी जीवन होता है। जैसे अक्सर मम्मी ने, एक उदाहरण होता है ना कि बच्चा जब गिर जाता है 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, तो अक्सर मम्मी कहती है पक बच्चे को हमारे मार दिया, इसको मार दिया मैंने, टेबल को ही वो भक भक करती है, तो वो चीज़ समझता है। या फिर वो अपनी गुड़िया से बात करता रहता है, आपने अक्सर देखा हो कि बच्चे जो है गुड़िया से बात करते रहते हैं, डॉल से, या अपनी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, ये तेरी एक्सीडेंट ऐसे, है ना। या फिर अभी 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 मैंने जो है एक बच्चा जो है पड़ोस वाला, वो मेरे घर में खेल रहा था, तो वो गेम खेल रहा है और गेम खेलते हुए खूब सारे बोल रहा है, आजा मेरे पीछे कर ले, आजा आजा अभी तेरे को देता हूँ, अभी तेरे ये। तो वो समझ रहा है कि मेरी बातें, वो जो है फ़ोन में जो भी पुलिस वाला उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है वो उसका पीछा, वो उसको बातों को सुन रहा है। ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, जब प्रक्रिया संज्ञानात्मक संरचना जिसे हम कहते हैं स्कीमा, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ स्कीमा में संशोधन करती है, कोई भी ज्ञान, कोई भी नया ज्ञान या नई स्कीमा पुरानी स्कीमा में संशोधन करती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम कहेंगे समायोजन, एकोमोडेशन। ध्यान रखिएगा, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है। उसे हम एकोमोडेशन कहेंगे। और एसिमिलेशन क्या होता है, तो आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एसिमिलेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ दिया जाता है, और इसमें समायोजन में संशोधन कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि हटा दिया जाता है। ठीक है। और संतुलन जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है कि कहाँ पर जो है हमें जोड़ना है और कहाँ पर हमें हटाना है, इसके बीच का जो है अगर सोच पा रहा है बच्चा, तो उसे संतुलन इक्विलिब्रियम कहते हैं।
ये तीनों बातें जो है किससे जुड़ी हुई हैं? पियाजे से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो सिद्धांत है पियाजे से जुड़ा हुआ है और हम यहाँ पे आंसर देंगे संशोधन वाले में, हटाने में। ये ऑप्शन होगा समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? अब भैया निर्माण कहाँ से हो रहा है? पर्यावरण। देखिए ये लाइन अगर दे दे तो ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर है पियाजे, जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है, किसके साथ करता है? परस्पर क्रिया के द्वारा, सक्रिय अधिगम के द्वारा और पर्यावरण के साथ खोजबीन क्रियाओं के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के साथ खोजबीन करता है बच्चा, परस्पर जो है क्रिया करता है, सक्रिय क्रिया करता है। क्या करता है? सक्रिय अधिगम के लिए तैयार रहता है। ठीक है, और इसी से वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। इंद्रिय जनित गामक जो है अवस्था होती है, तो इंद्रिय जनित जो है गामक अवस्था जिसे कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। और ये सेंसोरी मोटर स्टेज क्या होती है? तो ये जीन पियाजे के पहला चरण है, जीन पियाजे का पहला चरण है, जो कि जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। इस चरण में क्या होता है? बच्चा जो है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो पहला चरण है, और इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसेस का, इंद्रियों का प्रयोग करता है। कुछ भी जो है सीखने बताने के लिए इंद्रिय, जैसे पैर पटकना, जोर जोर से रोने लगना भूख लगने पर, खुश होने पर जो है खूब पैर पटकेगा, हाथ पटकेगा, इस तरीके से, है ना, डर के मारे चौंक जाएगा। तो ये बहुत सारे भावनाएं, उंगली मुंह में रखेगा, मतलब मुंह के अंदर उंगली रखेगा, इस तरीके से जो है कुछ सेंसस जो है यूज किए जाते हैं बच्चे के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो है बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया को उसके विकास का बहुत ही मूल आधार माना है? तो सामाजिक अंतःक्रिया उसके बच्चे के विकास का मूल आधार है। तो ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है लेव वाइगोस्की से। लेव वाइगोस्की जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चे कहा कि भाई बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जब बच्चा सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलेगा, मेलजोल करेगा, बातें करेगा, है ना, सांस्कृतिक जो है क्रियाकलाप जो है, सांस्कृतिक जो है एक्शंस करेगा, तब जाकर के बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी है। जब भी सामाजिक अंतःक्रिया आंसर दे दे, लेव वाइगोस्की तुरंत लगा देना है। इसके साथ साथ आपको जेडपीडी भी आपको पता होना चाहिए क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्राइवेट स्पीच पता होना चाहिए, इनर स्पीच पता होना चाहिए और सोशल स्पीच पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए और इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में। नहीं पता है तो बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको इसका थ्योरी वीडियो दूंगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आपको थ्योरी वीडियो मिलेगा और उसका रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना, वहाँ से फिर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपको। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो है चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर कोहलबर्ग जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, 3 चरण है, तीनों चरणों में बताया कि भाई बच्चा सही और गलत में निर्णय कैसे लेता है, ये उन्होंने 3 चरणों से समझाने का प्रयास किया। अब 3 चरण में अगर सही और गलत में सही की तरफ निर्णय ले रहा है, उस पर सोच रहा है, तो इसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। मतलब अगर बच्चा कहेगा कि सही है ये चीज़, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा उसने कहा सही है, तो उस पर नैतिक तर्क देना उसके लिए ज़रूरी है कि भाई वो तर्क दे पाए। गलत है तो उस पर भी तर्क देगी, मैंने गलत इसलिए कहा क्योंकि मेरा तर्क ये है कि। ठीक है, अब कई बार ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछेगा नैतिक दुविधा से रिलेटेड। नैतिक दुविधा में क्या होता है? जहां पर 2 समान सही चीज़ों में निर्णय करना हो तब वो नैतिक दुविधा कहलाती है, जिसे हम कहते हैं डायलेमा। डायलेमा तो क्या होता है नैतिक दुविधा? जैसे आपसे बच्चे से पूछ लिया जाए माता पिता में से आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आपकी एक तरफ आइसक्रीम दी गई हो, आइसक्रीम हो, और एक तरफ चॉकलेट हो। ठीक है, अब आपसे बोले जाए, बच्चे से बोला जाए कि भाई इसमें से केवल एक चुननी है ना, तो अब यहाँ पे बच्चे को बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। या फिर बहुत सारी टॉफ़ीज़ हों, बहुत सारी टॉफ़ी हों, है ना, और उससे कहा जाए सिर्फ एक टॉफ़ी उठानी है, तो वो सोचेगा बाकी टॉफ़ी क्या करोगे, ये पूछेगा। तो यहाँ पे बच्चा नैतिक दुविधा में है। ठीक है, यहाँ पे निर्णय नहीं ले पा रहा है, 2 सही समान चीज़ों में, सही चीज़ों में वो नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। ठीक है, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है?
तो अगर बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि महापुरुषों के बारे में जो है उनके बारे में बताइए, जैसे जो है गांधी जी के बारे में बताइए, अंबेडकर के बारे में बताइए, भगत सिंह के बारे में बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताइए, अशफाक उल्लाह खां के बारे में बताइए। तो जीवनी इनके बारे में बताएंगे, है ना, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताइए, उनके जो है इस तरीके के नाटक जो है करवाइए, और वैज्ञानिकों के बारे में बताइए। तो इससे ये सिद्धांत जो है प्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। इससे क्या होता है, बच्चे में एक नई प्रकार की जो है ऊर्जा डेवलप होती है, जिसे कहते हैं हम मोटिवेशन। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी होते हैं, लेकिन बच्चे के जो है कार्य को जो है बूस्ट देने में आपकी मदद करती है। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। तो देखिए, एक टीचर जिसने ये जान गया कि भाई मेरे बच्चे का आईक्यू जो है मान लीजिए 110 है, और ये भी जान गया कि भाई इस बच्चे का आईक्यू जो है 80 है, इस बच्चे का आईक्यू 55 है, इस बच्चे का आईक्यू 140 है, 130 है। ठीक है, तो ये जान गया, तो अब हमें क्या चीज़ से बचना है, किस तरीके इन बच्चों के साथ किस तरीके का हमें व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि भाई हमने देखा कि एक बच्चे का आईक्यू बहुत कम है, जो कि उसका जो है 55 आईक्यू है, तो हमने ये रिजल्ट देखा, और उसके बाद हमने उस पर सुधारात्मक कार्य शुरू कर दिया कि हम भाई उसके आईक्यू को बढ़ाया कैसे जा सके, उसको उसी तरीके से हम एक्टिविटी ये सारी चीज़ें कराएं। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों को चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना। तो जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जैसे ये 55 वाले, तो उनको कठिन हार्ड वर्क नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे इसी हमें व्यवहार से, ये हमें कमज़ोर बच्चा हमने जब देख लिया कि ये कमज़ोर है, तो ये नहीं करना है कि हम उसको कुछ एक्टिविटी कुछ चीज़ें हम ना करने दें, उससे कहें कि बेटा ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, बुद्धि लब्धि का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, और शिक्षक को आईक्यू के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आईक्यू के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जो करे तो फिर यही करेगी, तो करे तो फिर मतलब ये करे कि भाई उसको प्रोग्रेसिव काम होने चाहिए। आंसर है यहाँ पे बी। यदि मनुष्यों को हवा में तैरने की क्षमता मिल जाए तो शहरों की डिजाइन कैसी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया अगर मनुष्य को जो है पंख मिल जाए या हवा में जो है उड़ने की क्षमता मिल जाए तो शहर कैसे होंगे, शहरों का डिज़ाइन कैसा होगा। तो भाई ये प्रश्न जो है ये जुड़ा हुआ है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। भाई इसके अंदर क्या होता है, बच्चा अपने अंदर अपने ही मन में अलग अलग रचनात्मक विचार देता है। कोई प्रश्न, अब यहाँ पे बच्चे से प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, इस प्रश्न का अलग अलग उत्तर देगा और रचनात्मक जो है उत्तर देगा। इससे जो है बच्चों का जो है एक सही उत्तर पर ध्यान देने की बजाय, इस मतलब क्वेश्चन पे आप सारी चिंतन में एक सही उत्तर पर ध्यान देने की बजाय बच्चा जो है कई जो है दिशाओं में जो है सोचता है। ठीक है, तो अब सारी चिंतन इसी का नाम है। ठीक, यहाँ पे समझ गए। तो मतलब एक तरीके से सिंपल से बात बताऊं तो प्रश्न है और उस प्रश्न का बच्चा कई उत्तर दे पा रहा है, तो वो बच्चा अब सारी सोच अब सारी चिंतन वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। तो शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में जो चाइल्ड जो है सेंटर्ड जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसका मतलब है कि शिक्षक के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करना नहीं, केवल परीक्षाओं पर ध्यान करना नहीं, बच्चों को उनकी योग्यता और रुचियों के आधार सीखने का अवसर देना। आंसर है हो गया ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा। चोम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम किस पर आधारित होता है। तो ध्यान रखिएगा, नोम चोम्स्की, जिन्होंने ये माना कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और इस जन्मजात क्षमता को इन्होंने जैविक क्षमता कहा। ठीक है, तो यहाँ पे परिपक्वता से नहीं मिलता कि जैसे उम्र में 3 साल का हो जाएगा तो वो अपने आप भाषा बोलने लगे, नहीं, जब तक ये उसके अंदर क्वालिटी है ही है। मतलब इन्होंने कहा कि भाई बच्चे के अंदर एक मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट होती है, जो बाहर से दी गई भाषा को समझता है, समझ लेगा। तो भाषा सीखेगा कैसे, बच्चा भाषा पर्यावरण से सीखेगा, अनुकरण से सीखेगा, नकल से सीखेगा, है ना, आसपास को चीज़ों को होता हुआ देखेगा और वहीं से जो है अपनी भाषा लैंग्वेज डेवलप कर लेगा। ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ क्वेश्चन का नंबर दे देना, बस इतना कह देना कि 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और मैं उसको जो है दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। कक्षा में जो है शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध जो है शिल्प कृतियों को संयोजित करें, ठीक है। और ये किस प्रकार की गतिविधि, तो यहाँ देखिए कक्षा में कहा गया कि भाई अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो, तो अपने जो है नोटबुक में इससे रिलेटेड जो है जो भी है उनको लिखो कि आप समाज के लिए क्या करेंगे, तो ये किस प्रकार की गतिविधि है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मानव सामाजिक संघर्ष है। तो एरिक्सन जो कि मानते हैं कि बच्चा पहचान बनाम भूमिका भ्रम, इसका सही आंसर होगा। अब ये होता क्या है कि आमतौर पे क्या होता है कि 12 साल से 18 साल, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी पहचान के लिए बड़ा खोया रहता है। सामाजिक पहचान का दौर होता है, सांस्कृतिक जो है बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सामाजिक दौर होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसको भविष्य की चिंता होती है, उसकी खुद की पहचान कुछ होती नहीं है, तो वो चाहता है कि लोग उसे जानें, उसे समझें, है ना। तो वो ये सोचता है कि अगर वो सफल हो गया तो ये जो मनोसामाजिक विकास है उसका मजबूत हो जाएगा, उन्हें मजबूत पहचान का बोध होता है कि भाई मेरी कुछ पहचान है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं, तो पहचान और भ्रम की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार ये है कि, समावेशी शिक्षा जिसके बारे में मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया है, इसका मतलब होता है कि विविध बालक, सामान्य बालक, सभी प्रकार के बालक जो है एक क्लासरूम में पढ़ते हैं और समान रूप से पढ़ते हैं, किसी भेदभाव के बिना पढ़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता इनके साथ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर समाज में विविधता है, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, विद्यालयों को इस विविधता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पर्यावरण समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट हमने प्रदान किया, भाई पढ़ा, मतलब मान लीजिए बच्चों को हम खूब अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं पढ़ाई का, तो भी एक कक्षा में एक बच्चा जो है गणितीय मैथमेटिकल जो है कॉन्सेप्ट्स को समझने में उसको वो दिक्कत हो रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, तो ये वजह है डिस्कैलकुलिया, जहाँ पे बच्चा जो है ये अधिगम विकार है एक, जहाँ पे बच्चा मैथमेटिकल गणनाओं को थोड़ा सा समझ नहीं पाता। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे थोड़ा उम्र बढ़ेगी ना, जब एज में बड़ा हो जाएगा बच्चा, 6, 7, 8, 9, 10 साल का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को, गणनाओं को समझने लगेगा, ठीक है। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित रहता है, तो ये जो है किसके प्राथमिक लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे लिखना शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लेखन वैकल्य है। अगर 61 के स्थान पर वो 16 पढ़ता है तो वो पैटर्न वैकल्य हो जाता है, डिसलेक्सिया, अभी वो डिस्ग्राफिया है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम का जिसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो है बच्चे के अंदर इंटर कर जाता है। तो जब ऐसा होता है तो एक विशिष्ट चेहरे की जो है विशेषताओं से भरा होता है, जैसे उसका चेहरा जो है चपटा होगा, तिरछी आंखें होंगी, है ना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। राष्ट्रीय दृष्टि दृष्टि जो है बाधितार्थ संस्थान जो है स्थित है, तो यहाँ ये संस्थान देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी। बालक अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है, आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो देखिए इसके पीछे एक तो पारिवारिक कारक जिम्मेदार है, परिवार में इस तरीके से हरकतें होती होंगी, है ना, इस तरीके की बातें होती होंगी, तो ये एक परिवार भी जिम्मेदारी कि घर में पता चला घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज होता रहता है, कई बार पारिवारिक कलह में ऐसा होता है, तो पारिवारिक कारक भी जो है जिम्मेदार है। समाज में भी किस तरीके से आप किस समाज में रह रहे हैं, समाज में किस, देखिए हमारे समाज में क्या है नियम, साउथ में क्या है नियम,
विदेशों में क्या है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो सामाजिक कारक भी जो है बाल अपराध की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। मनोवैज्ञानिक जो है उसका सांस्कृतिक कारक, संस्कृति भी बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चारों ही कारक होंगे, ऑप्शन डी। अब कथन दिया है, एजर्शन दिया गया है कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, मतलब औसत से भी विशिष्ट हो, मतलब औसत मान लीजिए बच्चे का आईक्यू है 90 और विशिष्ट वाले व्यक्ति का आईक्यू होगा मान लीजिए 80, तो वो किस तरीके का बालक कहलाएगा, तो वो विशिष्ट बालक कहलाएगा। ये बात सही है। प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़े और समस्यात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक जो है विशिष्ट बालक का ही उदाहरण है। तो जो पिछड़े बालक होते हैं विशिष्ट बालक होते हैं। तो यहाँ पे जो कथन और रीजन दिया गया, एजर्शन और रीजन दिया गया, वो दोनों ही सही नजर आ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। शिक्षार्थी जब तक नहीं सीख सकते तब तक नहीं सीख सकते जब तक उनमें सीखने जब वो मानसिक रूप से सीखने और भावनात्मक रूप से तैयार ना हो। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। छात्रों के बीच में जो संवाद को प्रोत्साहित करना और आवश्यकता पड़ने पर पाड़ प्रदान करना किसका उदाहरण है? पाड़ का मतलब होता है अस्थायी मदद, अस्थायी मदद देना बच्चे को। जब पढ़ाते हो आप तो बच्चा बहुत सारी पढ़ाई में के दौरान भूल जाता है चीज़ों को, तो आप उसको जो है एक टेम्परेरी हेल्प देते हो ताकि वो चीज़ें याद रहें, और धीरे धीरे वो टेम्परेरी हेल्प उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है। मतलब बच्चा जिस चीज़ में कंफ्यूज होता है, भूल जाता है, वो चीज़ें उसको याद हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है वाइगोस्की से, ये भी बात याद रखिएगा। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ना कि कोई परिवर्तन लाना, अपने मार्ग से विचलित करना या उपरोक्त में से कभी कोई नहीं। माइक्रो टीचिंग का जनक किसे माना जाता है? तो माइक्रो टीचिंग जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, तो ये जो जनक है इसके एलन है, DW एलन। ये क्या होता है? ये क्या होता है, शिक्षा के संदर्भ में अगर हम देखें, हम शिक्षा के संदर्भ में ही बात करेंगे, तो टीचिंग के संदर्भ में टीचर को जो है आवश्यक जो है कौशल प्रदान किया जाता है ताकि वो सही से बच्चों को जो है तैयार कर सके, मतलब शिक्षण टीचिंग अपनी कर सके। तो शिक्षण कौशल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का क्या मतलब होता है? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मतलब बाहर से या आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से जब प्रेरित होगा तो वो आनंद के लिए, अपने मजे के लिए काम करेगा। बाहर से होगा तो जब किसी बाहरी चीज़ के जो है प्रभाव में आकर के करेगा। तो यहाँ पे देखिए, बाहरी रूप से अभिप्रेरणा मतलब मैं अपना होमवर्क पूरा करती हूँ क्योंकि टीचर प्रत्येक होमवर्क के लिए हमें अंक देते हैं, नंबर मिल रहे हैं इसलिए मैं होमवर्क कर रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस काम को, लेकिन नंबर है, चूंकि नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी मैं अपना होमवर्क करती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आता है, आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना होमवर्क करती हूँ। होमवर्क करने में जो है अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। ये सब आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं, उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बच्ची ये तर्क देती है कि चूंकि खिलौना टूट गया है इसलिए वो रो रहा है। अक्सर छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो खिलौने से बात करते हैं, है ना, वो सारी एक्टिविटी करते हैं जो बड़े करने लगते हैं खिलौने के साथ। तो वो चूंकि खिलौना टूट गया वो रो रहा है, क्योंकि इसलिए रो रहा है ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये सोच बच्चे की किस विशेषता को दर्शाती है? तो पहली बात तो याद रखना कि ये जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, सेकेंड नंबर के चरण से, जहाँ पे बच्चा जो है हर चीज़ को जो है जीववाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मतलब हर बच्चा वो सोचता है कि भैया इसमें भी जीव है, उसमें भी जीवन है, निर्जीव सजीव कुछ नहीं देखता, वो सब सोचता है उसको सब में जीवन टिका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।